नमस्कार साथियों, मैं हूं दीपक। वेलकम बैक टू एचआर क्लासेज शेखावाटी। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का भूगोल और राजस्थान के भूगोल में हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था साथियों भौतिक प्रदेश, जिसे भू आकृतिक प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है वो दूसरे नंबर की रहने वाली है। हमने साथियों पिछली वाली क्लास में अध्ययन किया था भौतिक प्रदेश का सामान्य जानकारी यानी भौतिक प्रदेश का शाब्दिक अर्थ देखा था। इसके साथ साथ में हमने भौतिक प्रदेशों का क्लासिफिकेशन किया था। कुल कितने वर्गीकरण के अनुसार पढ़ा था? तो आप कहोगे 4 वर्गीकरण के अनुसार पढ़ा था। जो चौथा वर्गीकरण था वही वर्तमान वर्गीकरण कहलाता है और वर्तमान वर्गीकरण के अनुसार साथियों अधिकांश प्रश्न पूछे जाते हैं। और 3 वर्गीकरण के अनुसार जो जो प्रश्न पूछे गए हैं और जो जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं मैंने सारी डिटेल के साथ में आपको पूर्व की क्लासेज में अवगत करा दिया था। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं बीएसटीसी 2024 और पशु परिचर के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाली है। इनकी पीडीएफ कहां पर मिलती है, पहले वाली क्लास की पीडीएफ भी कहां मिलेगी? इसी टेलीग्राम चैनल पर आपको सारी पीडीएफ भेज दी गई है। आगे बढ़ने से पहले मैं एक प्रश्न भूल गया था कल बताने, लेकिन साथियों आज बता देता हूं। देखिएगा, अगर आपसे पूछे कि राजस्थान में कुल भौतिक प्रदेशों की संख्या कितनी है, अगर कोई शर्त लगा करके नहीं पूछे, केवल और केवल प्रश्न आपको दे कि राजस्थान में कुल भौतिक प्रदेशों की संख्या कितनी है, तो आपको उत्तर देना है कितने साथियों? 4। किनके अनुसार देना है? याद रखिएगा, हरिमोहन जी के अनुसार देना है। 4 कौन कौन से हैं? पहला है साथियों पश्चिमी मरुस्थल, दूसरा है अरावली पर्वतीय प्रदेश, तीसरा है साथियों मैदान और चौथा है साथियों पठार। पठार से तात्पर्य क्या हुआ? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। इसी को क्या कहते हैं? हाड़ौती का पठार कहते हैं। मैदान का तात्पर्य क्या हुआ? पूर्वी मैदानी प्रदेश। और पर्वतीय प्रदेश का तात्पर्य क्या हुआ? अरावली पर्वतीय प्रदेश। इन्होंने साथियों मरुस्थल को मरुस्थली क्या कहा है। और साथियों मरुस्थल राजस्थान की कौन सी दिशा में स्थित है? पश्चिम दिशा में स्थित है, तो मरुस्थल को साथियों पश्चिमी मरुस्थल भी कहते हैं। तो मैंने 4 भौतिक प्रदेशों के नाम बताए, कौन कौन से? पश्चिमी मरुस्थल, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश और चौथा मैंने बताया दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, या साथियों इसी को कहते हैं हाड़ौती का पठार। ये तो थी साथियों हमारी 4 भौतिक प्रदेश। आज हम एक एक भौतिक प्रदेश को उठा करके एकदम डीपली टॉप लेवल टीचिंग के साथ में अध्ययन करने वाले हैं। और जो जो चुनिंदा प्रश्न बनते हैं वो भी साथियों मैं बीच बीच में ला कर रहूँगा और एकदम मैप के माध्यम से हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए साथियों शुरुआत करते हैं। पहला भौतिक प्रदेश उठाते हैं, कौन सा? मरुस्थल, जो कि राजस्थान की पश्चिम दिशा में स्थित होने के कारण इसे पश्चिमी मरुस्थल भी कहते हैं। और मैं एक एक भौतिक प्रदेशों के साथियों उत्पत्ति से लेकर के वर्तमान संदर्भ तक आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, सब कुछ बताने वाला हूं साथियों। भौतिक प्रदेश अगर आपने क्लियर कर लिया तो भूगोल बहुत सरल होने वाली है। और भौतिक प्रदेश जितने घंटे अधिक लग जाए साथियों मैं लगाऊंगा, क्योंकि हमारे पास में सफिशिएंट टाइम है। तो आइए पहला भौतिक प्रदेश उठाते हैं, जिसका नाम है मरुस्थल या पश्चिमी मरुस्थल, या उसी को कहते हैं थार का मरुस्थल। देखिएगा, आपको स्लाइड के माध्यम से दिखाई दे रहा है पश्चिमी मरुस्थल के बारे में कुछ जानकारी। तो आइए साथियों अध्ययन करते हैं। देखिएगा, मैंने अभी तुरंत बताया, 2 बार पहले भी बता दिया, केवल इसका नाम क्या हुआ करता था? मरुस्थल। राजस्थान की कौन सी दिशा में स्थित है? आप कहोगे पश्चिम दिशा में स्थित है। यहाँ तक स्थित है। कौन सी दिशा में स्थित है? पश्चिम दिशा में है, तो इसका नाम क्या हो गया? पश्चिमी मरुस्थल। सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, लेकिन साथियों एक अपना पड़ाव एकदम टास्क के माध्यम से पढ़ेंगे कि अब कौन सा टास्क लेना है, अब कौन सा टास्क लेना है। तो आइए चर्चा करते हैं। अगर आपसे पूछे साथियों सर्वप्रथम मरुस्थल को परिभाषित किसने किया, तो याद रखिएगा साथियों अकरबिल्ले जी के द्वारा 1949 में मरुस्थल को क्या किया गया था? परिभाषित किया गया था। इन्होंने साथियों 1949 में अकरबिल्ले जी के द्वारा मरुस्थल की क्या परिभाषा दी गई, तो नीचे लिखा हुआ है साथियों भूमि का हास होना ही क्या कहलाता है? मरुस्थल कहलाता है। अब भूमि का हास होना से मतलब क्या होता है? हास तो मतलब होता है कमी होना। किसकी कमी होना? भूमि की कमी होना। वही मरुस्थल कहलाएगा क्या? नहीं, यहाँ पर भूमि का हास होने से मतलब क्या है? देखिएगा, मृत भूमि। और मृत भूमि कहते किसे हैं? वनस्पति रहित भूमि को कहते हैं। रहित का मतलब होता है के बिना। किसके बिना? वनस्पतियों के बिना, पेड़ पौधों के बिना वाली भूमि को क्या कहते हैं? मरुस्थल कहते हैं। यानी 1949 में अकरबिल्ले जी के द्वारा यह कहा गया कि भूमि का हास होना ही क्या कहलाता है? मरुस्थल कहलाता है। और भूमि का हास होने का तात्पर्य क्या है? कि भूमि पर
पेड़ पौधे नहीं होना, वनस्पति विहीन क्षेत्र होना, यानी कि साथियों वहां पर गिने चुने पेड़ होना, यानी कि घना जंगल नहीं होना है। तो साथियों कोई पेड़ कोई 3-4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है तो वनस्पति रहित भूमि होना, जिसे मृत भूमि कहते हैं। और मृत भूमि या वनस्पति रहित भूमि को क्या कहते हैं? मरुस्थल कहते हैं। इसी को साथियों, इसी परिभाषा को साथियों थोड़ी सी शब्दावली में डालने के लिए अकरबिले जी ने कह दिया कि भूमि का हास होना ही क्या कहलाता है? मरुस्थल कहलाता है। अब यहां पर एक प्रश्न काम का बनता है, मरुस्थल और मरुस्थलीकरण दोनों में डिफरेंस है। मरुस्थल का तो मैंने बताया कि साथियों भूमि होना, लेकिन कैसी भूमि होना? पेड़ पौधे नहीं होना, वनस्पति नहीं होना, ऐसी भूमि को क्या कहते हैं? मरुस्थल कहते हैं। लेकिन मरुस्थलीकरण किसे कहते हैं? याद रखिएगा साथियों, भूमि में उपजाऊ तत्वों का नष्ट होना, यानी अगर मैं वहां पर फसल बोऊं तो फसल हो ही ना, क्योंकि उपजाऊपन तत्व नहीं है, उपजाऊ नहीं है, तो वो साथियों भूमि में उपजाऊ तत्वों का क्या होना? नष्ट होना। ऐसी भूमि को क्या कहते हैं साथियों? मरुस्थलीकरण कहते हैं। यानी कि अगर मान लो कोई भूमि थी, अब मैं यहाँ पर 2 साल पहले क्या करता था साथियों? गेहूं की खेती किया करता था। अब गेहूं की खेती 2 साल पहले तो हो जाती थी, लेकिन 2 साल बाद में क्या हुआ साथियों? जब मैं गेहूं कर रहा हूं तो गेहूं में साथियों वो मतलब इतनी उत्पादन नहीं हो रहा जो कि 2 साल पहले होता था, यानी गेहूं साथियों ढंग से नहीं उग रहे हैं। तो यहाँ पर इस भूमि में 2 साल पहले उपजाऊपन था, लेकिन 2 साल बाद में साथियों इस भूमि में उपजाऊपन तत्व खत्म हो गया। तो ये क्या हुआ साथियों? मरुस्थलीकरण हो गया। मरुस्थलीकरण एक प्रोसेस है कि कैसी प्रोसेस है कि उपजाऊपन तत्वों का क्या होना साथियों? उपजाऊ तत्वों का नष्ट होना क्या कहलाता है? मरुस्थलीकरण। बट मरुस्थल क्या होता है? भूमि का हास होना ही क्या कहलाता है? मरुस्थल कहलाता है। दोनों परिभाषाओं में साथियों डिफरेंस है और दोनों कभी कभार परीक्षा में पूछ ली जाती है। मरुस्थल पूछे ना पूछे, लेकिन साथियों मरुस्थलीकरण जरूर पूछा जाता है। और यह ध्यान रखिएगा किनके द्वारा परिभाषित किया गया? अकरबिले जी के द्वारा 1949 में यह परिभाषित किया गया था। यह तो हुई साथियों पश्चिमी मरुस्थल की कुछ सामान्य जानकारी। आइए इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं। आगे देखिएगा, सबसे पहले उत्पत्ति का भाग देखेंगे साथियों, सारी चीजें देखेंगे, लेकिन साथियों एक चीज आपको याद रखनी है। इस चीज की व्याख्या में साथियों जब पश्चिमी मरुस्थल आएगा अगले वाले पार्ट में जब करूंगा। अगर आपसे पूछ ले जो मरुस्थल है साथियों, मैं पहले ही बता देना चाहता हूं, भौतिक प्रदेश थोड़ा लंबा चलेगा और इसमें कुछ सामान्य जानकारी है वो भी बताऊंगा, लेकिन कुछ आपको टर्म भी ध्यान रखने पड़ेंगे। देखिए साथियों कहीं कहीं देखने को मिलेगा आपको केवल मरुस्थल। इसी मरुस्थल को क्या कहते हैं? पश्चिमी मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। इसी पश्चिमी मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है? थार के मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। तो आपको कहीं पश्चिमी मरुस्थल भी देखने को मिल सकता है, पीडीएफ में पश्चिमी मरुस्थल भी देखने को मिल सकता है, या थार का मरुस्थल भी देखने को मिल सकता है। इन तीनों शब्दों का तात्पर्य क्या है कि हम पश्चिमी मरुस्थल के बारे में ही अध्ययन कर रहे हैं। तो देखिएगा, अगर आपसे पूछे मरुस्थल या पश्चिमी मरुस्थल या थार का मरुस्थल किसका भाग है? टेथिस सागर का भाग है। एक बार साथियों आज के लिए इसको याद कर लो या रट लो। समझाऊंगा साथियों कल, क्योंकि कल मैं सारी चीजें लेने वाला हूं। पेंजिया, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड और कौन सा उत्तरी पेंजिया था साथियों, कौन सा दक्षिणी पेंजिया था, ये सारी चर्चा हम साथियों कल एकदम मैप के माध्यम से, कल चित्र के माध्यम से करने वाला हूं। लेकिन साथियों मैं चल रहा हूं साथियों सरल से कठिन की ओर, क्योंकि शिक्षण सूत्र कहते हैं कि जब भी कोई चीज पढ़ाई जाए तो सरल से लेकर के कठिन की ओर पढ़ाना चाहिए। तो आप केवल और केवल इस लाइन को एक याद कर लीजिएगा, मरुस्थल किसका भाग है? टेथिस सागर का भाग है। देखिएगा, हम 4 भौतिक प्रदेश पढ़ने वाले हैं। ये चारों भौतिक प्रदेश है ना किसी के भाग होंगे, यानी कि इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है ये यहाँ पर होंगे। कुछ कॉमन चीजें आएंगी। इन चारों भौतिक प्रदेशों में जनसंख्या भी निवास करेगी। इन चारों भौतिक प्रदेशों का कुछ क्षेत्रफल भी होगा। इन चारों भौतिक प्रदेशों की कुछ विशेषता भी होगी। तो ये सारी चीजें कैसे कवर करनी है, इसको साथियों हम CD टू CD चलते रहेंगे। बस आपको साथियों साथ याद करते जाना है और साथियों इससे बड़ा कोई काम नहीं करना है। तो आइए साथियों, मैंने अभी बताया इसे क्या कहते हैं? थार के मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। अब आइए थार का मरुस्थल के बारे में कुछ जान लेते हैं। ये थार का मरुस्थल आया कहां से? देखो, हमने समझ लिया कि राजस्थान में भूमि का पश्चिमी ये राजस्थान है। और साथियों देखिए, समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं 2-3 बातें आपको बताता हूं। ये अपना राजस्थान है। राजस्थान के ये यहां तक क्या हुआ? भूमि का हास हुआ। चलो इसे तो हमने मान लिया, क्या कहते हैं? मरुस्थल कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? पश्चिमी मरुस्थल कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि पश्चिम दिशा में स्थित है। तीसरा जो नाम आया वो आया थार का मरुस्थल। इसे थार का मरुस्थल क्यों कहते हैं, आइए इस पर चर्चा करते हैं। देखिएगा साथियों, मैं आपको एक मैप दिखाना चाहता हूं नीचे, फिर आते हैं हम नोट्सों की तरफ। देखिएगा, आपको दिखाई
थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा होगा, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। ये पूरा साथियों कौन सा है, वर्ल्ड का साथियों क्या है, मैप है। अब ये विश्व का मानचित्र है जो कि हम इसके बारे में अध्ययन करते हैं। देखिएगा आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, ये साथियों कौन सा महाद्वीप है, ये है अपना महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप। इसे कौन सा महाद्वीप कहते हैं, अफ्रीका। और अपन कौन से महाद्वीप में निवास करते हैं, एशिया महाद्वीप में निवास करते हैं। यहाँ पर एक मरुस्थल हुआ करता था जिसका नाम क्या है, ग्रेट पेलियो आर्कटिक मरुस्थल। क्या नाम है, ग्रेट पेलियो आर्कटिक मरुस्थल है। इस जो मरुस्थल है इसका साथियों विस्तार होता गया, और इसका विस्तार कौन सी दिशा में हुआ, पूर्वी दिशा में हुआ। यानी कि ये ऐसे इस प्रकार से चलता गया। मैं दोबारा बता देना चाहता हूँ, हमने साथियों वर्ल्ड का मैप उठाया, और वर्ल्ड का जो मैप है इसमें साथियों हमने अफ्रीका महाद्वीप देखा। इस अफ्रीका महाद्वीप में मैंने आपको एक मरुस्थल बताया। इस मरुस्थल का नाम क्या है, ग्रेट पेलियो आर्कटिक मरुस्थल। देखिएगा ग्रेट पेलियो, और यहाँ पर मैंने लिखा कौन सा, ये पीडीएफ में सब लिखा हुआ है, आर्कटिक मरुस्थल। इस ग्रेट पेलियो आर्कटिक मरुस्थल का क्या हुआ साथियों, पूर्वी दिशा में विस्तार हुआ। अब पूर्वी दिशा कैसे आएगी, ये साथियों कौन सी दिशा है, ये यहाँ पर इस दिशा में क्या हुआ, विस्तार हुआ। इस दिशा में विस्तार हुआ तो ये इधर कौन सा है साथियों, अपना भारत है। और पूर्वी दिशा में साथियों अपना क्या है, भारत स्थित है। ये साथियों पूरा भारत है, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये अपना भारत है। और भारत के यहाँ साथियों क्या स्थित है, राजस्थान स्थित है। ये जो साथियों थार का मरुस्थल है वो किसका विस्तार है, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। अफ्रीका में स्थित है कौन सा मरुस्थल, ग्रेट पेलियो आर्कटिक मरुस्थल है। इसका कौन सी भाग में विस्तार है, पूर्वी भाग में विस्तार है। यानी कि ये जो मरुस्थल है ऐसे बढ़ता गया भारत की तरफ। और ये जो अफ्रीका वाला मरुस्थल है इसका साथियों 3 देशों में विस्तार है। कौन कौन से में, एक तो है अफ्रीका में है ही, और इसके अलावा ये जो यहाँ पर अफ्रीका में ग्रेट पेलियो आर्कटिक मरुस्थल है इसका साथियों पूर्वी विस्तार तो हुआ ही हुआ, ये अफ्रीका में तो स्थित है ही है, लेकिन साथियों पूर्वी विस्तार के कारण ये 3 देशों के अंतर्गत और फैल गया। पूर्वी देशों की मैं बात कर रहा हूँ, वो 3 देश कौन कौन से हैं, एक तो है साथियों अपना इंडिया देश। कौन सा, ये जो ग्रेट पेलियो आर्कटिक मरुस्थल है ये 3 देशों के अंतर्गत चला गया। एक तो कौन सा, इंडिया में चला गया, एक चला गया साथियों पाकिस्तान में, और एक चला गया साथियों अरब देशों के अंतर्गत चला गया। अरब देश साथियों जहां पर मेरा पेन चल रहा है वहां पर है। अरब देश कहां पर है साथियों, जहां पर मेरा गौर फरमाना कि जहां पर मेरा मार्क चल रहा है वहां पर साथियों अरब देश स्थित है। तो पाकिस्तान जानते ही हो इंडिया के पास में। ये जो आर्कटिक जो मरुस्थल है इसी को साथियों अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे इंडिया में इस जो मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है, थार के मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान में इस मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है, चेलिस्तान के नाम से जाना जाता है। और अरब देशों में इस मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है, कबीर के नाम से जाना जाता है। ये बातें साथियों कहीं पर आप नोट भी कर सकते हो, हालांकि परीक्षा में नहीं पूछी जानी है। देखिएगा अभी मैंने आपको बताया जो थार का मरुस्थल है वह अपने किसका भाग है, तो देखिएगा मैंने आपको बताया कि ये अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप में एक साथियों मरुस्थल स्थित हुआ करता था, कौन सा, अफ्रीका महाद्वीप में एक मरुस्थल स्थित है जिसका नाम है ग्रेट पेलियो आर्कटिक मरुस्थल। इस ग्रेट पेलियो आर्कटिक मरुस्थल का क्या हुआ, पूर्वी दिशा में साथियों यहाँ पर विस्तार हुआ। पूर्वी दिशा में विस्तार होने के कारण ये अफ्रीका के अलावा 3 देशों के अंतर्गत और फैल गया। कौन कौन से, इंडिया जिसमें साथियों थार का मरुस्थल कहा जाता है, पाकिस्तान में इसे चेलिस्तान के नाम से जाना जाता है, और अरब देशों के अंतर्गत इसे किस नाम से जाना जाता है, कबीर के नाम से जाना जाता है। तो ये था साथियों थार का मरुस्थल। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये थार का मरुस्थल है जो ग्रेट पेलियो आर्कटिक का ही भाग है, ध्यान रखना। तो आइए वापस पीडीएफ पर देखिएगा। देखिए थार का मरुस्थल कहां से आया है, यह ग्रेट पेलियो आर्कटिक मरुस्थल का पूर्वी और विस्तार है। ये साथियों दिशा जरूर ध्यान रखना। मैंने आपको अफ्रीका महाद्वीप अभी दिखाया मैप में, अफ्रीका महाद्वीप के कौन सी दिशा में साथियों, पूर्वी दिशा में ये फैलता गया। और कितने देशों के अंतर्गत फैल गया, 3 देशों के अंतर्गत फैल गया अफ्रीका के अलावा। पहला कौन सा, भारत, दूसरा पाकिस्तान, और तीसरा साथियों अरब देश। भारत में इसे किस नाम से जाना जाता, थार के मरुस्थल। पाकिस्तान में इसे किस नाम से जाना जाता, चेलिस्तान के नाम से। और अरब देशों में साथियों इसे किस नाम से जाना जाता है, कबीर के नाम से जाना जाता है। और जो ये फैलता फैलता गया साथियों, ये 3 देशों के अंतर्गत फैल गया। और इन 3 देशों के अंतर्गत इसका सर्वाधिक विस्तार अपने कौन से देश में है, भारत देश में। ध्यान रखना, ये सारी बातें आपको साथियों समझ में आई होगी। अब आइए साथियों इसकी आगे और चर्चा करते हैं। देखिएगा
अब देखिएगा साथियों, स्लाइड को पढ़ने से पहले एक बार मैं आपको मैप की ओर ले जाना चाहता हूँ। ये साथियों किसका मैप है? इंडिया का मैप है। और जो ये आपको लाल घेरे के माध्यम से दिखाई दे रहा है, ये कौन सा मरुस्थल है साथियों? थार का मरुस्थल है। मैंने अभी बताया थार के मरुस्थल को साथियों अन्य देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, और भारत में साथियों इस मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है? थार के मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। और जो ये यहाँ पर साथियों जहाँ पर मैं मार्क कर रहा हूँ, ये कौन सा देश आ गया है? यहाँ पर पाकिस्तान आ गया। और पाकिस्तान में इस मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है? चेलिस्तान के नाम से जाना जाता है। और भारत में थार के मरुस्थल में। अब यहाँ पर मैंने एक लाइन लिखी है, देखिएगा, थार का मरुस्थल का भाग, यानी कि ये जो लाल घेरे के अंतर्गत है वो थार का मरुस्थल है। और ये थार का मरुस्थल अपने आप में कितना प्रतिशत है? 100% है। आप कहोगे सही बात है, 100% का 62% भाग कहाँ पर स्थित है? अपने भारत में स्थित है। और बाकी का जो भाग है वो कहाँ पर स्थित है? जहाँ पर पेन चल रहा है, कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। तो ये साथियों बात समझ में आई होगी। पूरे भारत का साथियों पूरा जो थार का मरुस्थल है अपने आप में 100% रखता है। 100% का 62% भाग कहाँ पर स्थित है? भारत देश में स्थित है। और भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा रखता है? 12% हिस्सा रखता है। इसका मतलब क्या हुआ? देखिएगा, ये जो भारत का मैप दिखाई दे रहा है वो अपने आप में कितना प्रतिशत है? 100% क्षेत्रफल है। मैंने आपको हर बार बताया था कि कोई भी चीज़ होती है वो अपने आप में 100% होती है। तो भारत का कुल क्षेत्रफल जो आपको बाउंड्री दिखाई दे रही है, भारत की कुल बाउंड्री है वो कितनी है? 100% है। ये जो यहाँ पर है ये कितना प्रतिशत हिस्सा रखता है? ये जो यहाँ पर है, अभी जो ये थार का मरुस्थल है वो भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा रखता है? ध्यान रखना, 12% हिस्सा रखता है। यानी कि जो ये कितना एरिया कवर कर रहा है, तो ध्यान रखना ये 12% एरिया कवर कर रहा है। सॉरी, तो मैं आशा और उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी कि थार का मरुस्थल है वो 62% भारत में तो है, लेकिन जो 62% हिस्सा है ना वो भारत के कुल क्षेत्रफल में से कितना प्रतिशत हिस्सा रखता है? 12% हिस्सा रखता है। ये बात साथियों याद नहीं रखना। कौन सी बात याद रखनी है? आपको राजस्थान वाली बात याद रखनी है। लेकिन ये बात समझ में आ गई तो साथियों राजस्थान वाली बात भी आपको अवश्य समझ में आ जाएगी। अगली वाली बात क्या है कि जो थार का मरुस्थल है वो भारत में साथियों कितने राज्यों में फैला हुआ है? 4 राज्यों में फैला हुआ है। हमने अभी एक मरुस्थल देखा था अफ्रीका में, यानी कि हम अफ्रीका से चलते हुए आए, कहाँ पर आए? 3 देशों के अंतर्गत आए। वो 3 देशों में से एक देश हुआ करता था, कौन सा? भारत। और भारत में से हम साथियों कितने राज्यों में से आ रहे हैं? 4 राज्यों में से आ रहे हैं। इन 4 राज्यों में से साथियों अपना एक राज्य होगा, कौन सा? राजस्थान। और राजस्थान में कौन सी दिशा में मरुस्थल स्थित है? पश्चिम दिशा में स्थित है। तो हम साथियों शुरू से लेकर के अंत तक चलने वाले हैं। ये बात तभी समझ में आएगी आपने अगर शुरू से क्लास अटेंड की है। तो देखिएगा थार का मरुस्थल है वो भारत में कितने राज्यों में फैला हुआ है? 4। एक तो गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा हरियाणा और चौथा कौन सा साथियों? पंजाब। गुजरात के साथियों उत्तरी दिशा में मरुस्थल फैला हुआ है जिसे थार का मरुस्थल कहते हैं। राजस्थान में कौन सी दिशा में? उत्तरी पश्चिमी दिशा में मरुस्थल फैला हुआ है जिसे थार का मरुस्थल कहते हैं। हरियाणा के साथियों दक्षिण पश्चिम में और पंजाब के दक्षिण में। हमें ना तो पंजाब से मतलब, ना हरियाणा से, ना गुजरात से। आप ये ध्यान रखिएगा, भारत में थार के मरुस्थल का सर्वाधिक विस्तार कौन से राज्य में है? तो आपको पता होना चाहिए राजस्थान राज्य में है। और राजस्थान राज्य की कौन सी दिशा में है? तो ध्यान रखना उत्तर पश्चिमी दिशा के अंतर्गत साथियों मरुस्थल फैला हुआ है, जो कि भारत में सर्वाधिक अगर मरुस्थल का विस्तार है तो कौन से राज्य में है? राजस्थान में। ये बात आपको पता होनी। देखिए आपके सामने एक नई चीज और आई है। मैंने अभी कहा था आपको राजस्थान वाली बात याद रखनी है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? थार के मरुस्थल का 58% भाग। मैंने अभी बताया कि थार का मरुस्थल भारत के कितने राज्यों में फैला हुआ है? 4 राज्यों में। उनमें से 4 राज्यों में सर्वाधिक विस्तार किस में है? राजस्थान में है। और जो थार का मरुस्थल है अपने आप में 100% है। इस 100% का 58% भाग कहाँ पर है? राजस्थान में है। और बाकी का जो बच गया है वो तीनों राज्यों के अंतर्गत फैला हुआ है। तभी मैंने वहां पर कोष्टक में लिखा था कि सर्वाधिक विस्तार कौन से राज्य में है? राजस्थान में है। किसका? थार के मरुस्थल का, जो राजस्थान के 61.11 भाग में फैला हुआ है। अति महत्वपूर्ण बात है साथियों, इसको याद करना। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, भारत वाली बात आपको याद नहीं करनी है। जो थार का मरुस्थल है भारत में 62% भाग पर फैला हुआ है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 12% हिस्सा रखता है। ये बात आपको याद नहीं रखनी है। अब देखिएगा
इस बात का मतलब क्या हुआ, कईयों को समझ में नहीं आई होगी। यहाँ पर गौर फरमाना कि साथियों ये अपना वाला क्या है, राजस्थान है। इस राजस्थान के अंतर्गत यहाँ तक क्या फैला हुआ है, मरुस्थल फैला हुआ है, जिसे किस नाम से जाना जाता है, थार के मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। और ये अपने आप में तो साथियों राजस्थान का पूरा क्षेत्रफल है वो अपने आप में कितना प्रतिशत है, 100% है। और 100% में से कितना प्रतिशत हिस्सा राजस्थान के थार का मरुस्थल फैला हुआ है, तो ध्यान रखना राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 61.11% भाग में थार का मरुस्थल फैला हुआ है। आपको और कोई आंकड़ा याद ना हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साथियों आपका ये आंकड़ा याद होना जरूरी है। ये साथियों अति महत्वपूर्ण तथ्य हैं। केवल और केवल एक बात ध्यान रखना, राजस्थान यानी आपको एक बात याद रहनी चाहिए कि राजस्थान के कुल क्षेत्रफल में से 61.11% भाग पर साथियों कौन सा भौतिक प्रदेश फैला हुआ है, थार का मरुस्थल फैला हुआ है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। ये बात हम हर भौतिक प्रदेश के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, तो आपके लिए ये साथियों अति महत्वपूर्ण तथ्य हैं। ये थार का मरुस्थल मैंने आपको बता दिया 58% क्या है कि थार का मरुस्थल पूरे भारत में 4 राज्यों में फैला हुआ है। इन 4 राज्यों में सर्वाधिक विस्तार जो कि 58% भाग राजस्थान में है, और जो 58% भाग राजस्थान में है ना, वो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग है, तो ध्यान रखना 61.11। आपको केवल एक बात याद करनी है कि थार का मरुस्थल राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 61.11% भाग पर फैला हुआ है। ये साथियों अति महत्वपूर्ण तथ्य है। अब आइएगा इस थार के मरुस्थल में से साथियों राजस्थान की कितनी जनसंख्या निवास करती है, तो आपको उत्तर देना है 40% साथियों जनसंख्या निवास करती है 2011 की जनगणना के। साथियों जो नए आंकड़े हैं वो क्या कहते हैं कि जो थार का मरुस्थल है, पश्चिमी मरुस्थल है या मरुस्थल है, उसका जो विस्तार है राजस्थान के 5 संभागों के 20 जिलों के अंतर्गत विस्तार है। अब देखिएगा ये किनके अनुसार है, 50 तो जिले एवं 10 संभागों के अनुसार। ये साथियों नवीनतम अपडेट है। जब 33 जिले हुआ करते थे साथियों, 20 जिलों की जगह यहाँ कितने जिले आते थे साथियों, 12 जिले आया करते थे। इसको साथियों नोट के रूप में लिख लीजिएगा। 33 जिलों के अनुसार साथियों थार के मरुस्थल का विस्तार 12 जिलों में हुआ करता था, लेकिन 50 जिलों के अनुसार थार के मरुस्थल का विस्तार बढ़कर के 12 से कितने जिलों में हो गया, 20 जिलों में हो गया। कितने जिले बढ़े, 8 जिले बढ़े। और वो कौन कौन से संभाग और कौन कौन से साथियों जिले हैं, आइए देखिएगा। बीकानेर संभाग में भी फैला हुआ है, सीकर में भी है, पाली में भी है, जोधपुर में भी है और अजमेर में भी है। बीकानेर के साथियों गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर और अनूपगढ़ जिले में फैला हुआ है। यहाँ से एक नया जिला कौन सा आया, अनूपगढ़ आया। नोट करना साथियों 8 कौन कौन से नए जिले आए वो अभी बताता हूँ। सीकर में साथियों सीकर, चूरू, झुंझुनू और नीम का थाना। नया जिला कौन सा आया साथियों, नीम का थाना आया, दूसरा जिला। फिर देखिएगा साथियों पाली के कौन से संभाग में, पाली, जालोर और साथियों सांचौर। तीसरा नया जिला कौन सा आया, सांचौर आया, यानी कि इसमें भी साथियों थार का मरुस्थल का विस्तार हो गया है। पहले अनूपगढ़ नहीं हुआ करता था, नीम का थाना नहीं हुआ करता था, सांचौर नहीं हुआ करता था। अब वर्तमान में इनको जिला बना दिया, तो ये साथियों शामिल होने ही है। जोधपुर के देखिएगा, जोधपुर आ गया, एक आ गया साथियों जोधपुर ग्रामीण, यहाँ साथियों 4 हो जाएंगे। फलोदी आ गया साथियों कितना, 5 हो जाएगा। और यहाँ पर आ जाएगा बालोतरा, बालोतरा कितना हो जाएगा साथियों, 6 हो जाएगा। फिर बाद में जैसलमेर भी है, बाड़मेर भी है। अजमेर के कौन कौन से जिलों में फैला हुआ है, नागौर में। डीडवाना कुचामन हो जाएगा साथियों अपना कौन सा, 7वां जिला नया। और ब्यावर हो जाएगा साथियों कौन सा जिला, 8वां नया जिला हो जाएगा। तो 12 जिले तो मैंने पूरे पुराने बता दिए और 8 जिलों के साथियों मैंने मार्क करके आपको बता दिए। तो आप कन्फ्यूजन होना मत है कि 12 पहले कौन से थे और 8 अब कौन से हुए। टोटल मिलाकर के साथियों 5 संभागों के 20 जिलों में थार के मरुस्थल का साथियों क्या है, विस्तार है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। यानी मैं आपको बता दूं कि एक कच्चे डायग्राम के माध्यम से ये अपना राजस्थान, और राजस्थान के साथियों जो नीम का थाना है वो यहाँ से पड़ता है। तो यहाँ तक साथियों, यहाँ तक पूरे में क्या फैला हुआ है, ये थार के मरुस्थल का भाग फैला हुआ है, जो कि राजस्थान के कुल कितने क्षेत्रफल का है साथियों, 61.11% हिस्सा रखता है। ये साथियों नोट जरूर ध्यान रखना, और ये सारणी आपको जरूर याद होनी चाहिए। नए जिले कौन से हैं और नए जिले साथियों कहाँ कहाँ पर गए हैं, ये साथियों मैंने पहली या दूसरी क्लास के अंतर्गत बता दिया था। अब आइए इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं राजस्थान के थार के मरुस्थल का अक्षांश व देशांतर विस्तार।
हमने पहले पढ़ा था राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार में राजस्थान का अक्षांश व देशांतर विस्तार, और आज हम लेने वाले हैं साथियों किसका, राजस्थान के जो थार का मरुस्थल है उसके अक्षांश व देशांतर का विस्तार लेने वाले हैं। आज मैं ज़्यादा अक्षांश व देशांतरों की व्याख्या नहीं करूंगा, केवल और केवल साथियों हम साथियों फैक्ट पर आते हैं। देखिएगा ये अपना राजस्थान का जो थार का मरुस्थल है वो यहाँ तक फैला हुआ है। इस थार के मरुस्थल का साथियों अक्षांश व देशांतर विस्तार कभी कभार परीक्षा में पूछ लिया जाता है। इसका तात्पर्य क्या हुआ, देखिएगा ये जो राजस्थान का मैंने कच्चा मानचित्र बनाया है, अक्षांश साथियों उत्तरी दिशा में होते हैं, तो यहाँ से लेकर के चलना है और साथियों यहाँ तक। ये तो हो गया साथियों कौन सा, अक्षांशीय विस्तार। आपको एक बिंदु तो पता होना चाहिए साथियों, ये तो कौन सा हो गया, अक्षांशीय विस्तार। तो यहाँ तक मैंने नीचे ही नीचे बताया था 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये तो हो गया साथियों 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। लेकिन हमें थार का मरुस्थल यहाँ से साथियों फैला हुआ है और उत्तरी दिशा में साथियों अक्षांश चलते हैं, और यहाँ तक साथियों हमें अक्षांश क्या करने हैं, ज्ञात करने हैं। तो आइएगा साथियों इसका विस्तार देखते हैं। अक्षांश विस्तार कितना हो गया, 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश से, देखिएगा यहाँ पर भी उत्तरी दिशा ही आएगी, 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये तो पता है साथियों, ये तो कितना हो जाएगा, 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश हो जाएगा। और ये कौन सा हो जाएगा, ये अक्षांश हो जाएगा साथियों अपना कौन सा, 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट के अंतर्गत क्या फैला हुआ है, अपना थार का मरुस्थल अक्षांशीय विस्तार में फैला हुआ है। इसी प्रकार साथियों यहाँ से लेकर के यहाँ तक कि ये नीम का थाना, यानी कि यहाँ तक साथियों कितने देशांतरों के अंतर्गत फैला हुआ है, 69 डिग्री 30 मिनट से पूर्वी देशांतर से 76 डिग्री 45 मिनट पूर्वी देशांतरों के अंतर्गत अपना थार का मरुस्थल फैला हुआ है। ये बात साथियों आपको समझ में तब आएगी अगर आपने अक्षांश व देशांतरीय विस्तार पढ़ रखा होगा, तब आपको एकदम सरल रूप से समझ में आ जाएगी। अगर इसी के बारे में चर्चा करें कि थार के मरुस्थल की लंबाई टोटल कितनी है, 640 किलोमीटर, और चौड़ाई पूछे तो कितनी है, 300 किलोमीटर, ध्यान रखना। और इस थार के मरुस्थल का राजस्थान में क्षेत्रफल कितना है, 2,09,000 वर्ग किलोमीटर है। और अगर आपसे पूछ ले कि रेतीला प्योर भूभाग कितना है, यानी कि रेतीला भूभाग कितना है, किन के अनुसार, हरि मोहन सक्सेना जी के अनुसार, तो ध्यान रखना 1,75,000। ये 1,75,000 को साथियों अति महत्वपूर्ण कर लीजिएगा। आइए दोबारा देखते हैं, हमने अभी क्या देखा, थार के मरुस्थल का अक्षांश व देशांतरीय विस्तार देखा, 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश में फैला हुआ है। मैंने अक्षांश देशांतरीय विस्तार आप क्लास में देखोगे पहले वाली क्लास में, तब आपको ये आराम से समझ में आ जाएगा कि अक्षांश हमेशा उत्तरी दिशा में क्यों चलते हैं राजस्थान की अपेक्षा में, और देशांतरीय हमेशा पूर्वी दिशा में क्यों चलते हैं। ये बात साथियों अगर समझ में आई तो कमेंट बॉक्स में थम्स अप का जरूर उत्तर देना। देखिएगा अक्षांश विस्तार कितना है, 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, और देशांतरीय विस्तार कितना है, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 76 डिग्री 45 मिनट पूर्वी देशांतर। लंबाई देखी 640 किलोमीटर और चौड़ाई देखी 300 किलोमीटर। आइए इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं थार के मरुस्थल की साथियों विशेषता के बारे में हम अध्ययन करते हैं। देखिएगा साथियों, थार के मरुस्थल की विशेषता क्या है कि यह राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाला भौतिक प्रदेश है। राजस्थान में कुल भौतिक प्रदेश कितने हैं, 4 भौतिक प्रदेश हैं। चारों भौतिक प्रदेशों में से न्यूनतम जनघनत्व का मतलब क्या होता है साथियों, प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोग, यानी प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले। प्रति वर्ग किलोमीटर का क्या मतलब हुआ, 1 किलोमीटर में लोग कितने निवास करते हैं। अब मान लो ये 1 किलोमीटर हो गया, 1 किलोमीटर में साथियों कुछ तो भौतिक प्रदेश ऐसे हैं जहाँ पर साथियों मतलब पास में लोग निवास करते हैं, और कुछ भौतिक प्रदेश ये है कि साथियों वहाँ पर विरल का मतलब होता है दूर दूर, और सघन का मतलब होता है पास। तो कुछ तो भौतिक प्रदेश ऐसे हैं जहाँ पर सघन जनसंख्या पाई जाती है, और कुछ भौतिक प्रदेश ऐसे हैं साथियों जहाँ पर विरल संख्या पाई जाती है। तो सबसे कम जनघनत्व वाला भौतिक प्रदेश कौन सा है, तो सबसे कम जनघनत्व वाला भौतिक प्रदेश पूछे तो कौन सा है, पश्चिमी मरुस्थलीय है। लेकिन यह विश्व में सर्वाधिक जनघनत्व वाला एवं जैव विविधता वाला मरुस्थल है। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर 2 लाइनें आई है।
तो अगर आपसे पूछे कि राजस्थान के चारों भौतिक प्रदेशों में से न्यूनतम जनघनत्व वाला भौतिक प्रदेश कौन सा है, तो आपका उत्तर होना चाहिए थार का मरुस्थल, पश्चिमी मरुस्थल या साथियों केवल मरुस्थल। अब आइए नीचे एक नोट लिखा हुआ है कि विश्व में जितने भी साथियों मरुस्थल है, ये तो था भौतिक प्रदेश केवल और केवल राजस्थान का जो भाग है कि भौतिक प्रदेश का ही नाम क्या है, थार का मरुस्थल या पश्चिमी मरुस्थल या मरुस्थल। अब बात करते हैं विश्व के सारे मरुस्थल में से अगर किसी का सर्वाधिक जनघनत्व है तो वो साथियों कौन से मरुस्थल है, थार का मरुस्थल है। अब देखिएगा मैंने ऊपर वाली लाइन लिखी राजस्थान में, ये राजस्थान में केवल राजस्थान तक ही सीमित है, और नीचे वाली जो लाइन है वो साथियों 3 देशों के अंतर्गत है। कौन कौन सी, एक तो इंडिया में भी थार का मरुस्थल फैला हुआ है, पाकिस्तान में भी थार का मरुस्थल फैला हुआ है, एक अरब कंट्रीज में भी साथियों थार का मरुस्थल फैला हुआ है। ये इतने में जो थार का मरुस्थल फैला हुआ है ना, और बाकी विश्व के अन्य मरुस्थलों में से अगर किसी मरुस्थल में सर्वाधिक जनघनत्व मिलता है तो वो साथियों थार के मरुस्थल में मिलता है। इस दूसरी वाली लाइन में साथियों पूरे थार के मरुस्थल की बात हो रही है, जबकि पहली वाली लाइन में केवल और केवल राजस्थान में, भारत में नहीं, केवल और केवल राजस्थान में जितना स्थित है उसका साथियों न्यूनतम जनघनत्व वाला भौतिक प्रदेश तो थार का मरुस्थल है राजस्थान में। लेकिन पूरे विश्व में जितने मरुस्थल स्थित है उनमें से अगर किसी का सर्वाधिक जनघनत्व है तो वो अपने थार के मरुस्थल का जनघनत्व है। ये साथियों दो बातें बहुत माइनर चीज़ें थी, आपको उम्मीद करता हूँ आपको पूरी बात समझ में आई होगी। और सर्वाधिक जनघनत्व कितना है इस पूरे थार का मरुस्थल का, 103 प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, 103 किलोमीटर के आसपास निवास करते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर। अब देखिएगा साथियों दूसरी बात क्या है, जो पूरा जो थार का मरुस्थल है, पूरे विश्व में जितने मरुस्थल है उनमें अगर साथियों पूछ ले कौन से मरुस्थल में जैव विविधता वाला मरुस्थल है। जैव विविधता का मतलब क्या हुआ, विभिन्न प्रकार के साथियों यहाँ पर जीव निवास करते हैं। ध्यान रखना अलग अलग प्रजाति के साथियों विभिन्न जीव निवास करते हैं, तो जैव विविधता उसे कहते हैं। जैव विविधता वाला अगर कोई मरुस्थल है तो वो भी कौन सा है, थार का मरुस्थल है। अगली वाली बात देखिएगा साथियों, अगली वाली बात पर गौर फरमाइएगा। बात देखिएगा साथियों, यह विश्व का सबसे नया व युवा मरुस्थल है। इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि साथियों जितने भी पूरे विश्व में जितने भी मरुस्थल है, अगर किसी की लास्ट में सबसे उत्पत्ति हुई है तो वो कौन सा मरुस्थल है, अपना थार का मरुस्थल है। और थार का मरुस्थल की जो लास्ट में उत्पत्ति हुई है और लास्ट में उत्पत्ति होगी तो क्या होगा, सबसे नवीनतम होगा। और जो नया होगा वो साथियों सीधी सी बात है वो क्या कहलाएगा, यंग भी कहलाएगा, युवा कहलाएगा। तो विश्व का सबसे नया व युवा मरुस्थल कौन सा है, थार का मरुस्थल है। और एकमात्र साथियों जीवित मरुस्थल भी इसको कहा जाता है। अब देखिएगा चौथी बात क्या है, चौथी बात है साथियों राजस्थान में सर्वाधिक जैव विविधता वाला भूभाग। अभी हमने थोड़ी देर पहले भी देखा था, तो कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना थार का मरुस्थल। और राजस्थान में भी सर्वाधिक जैव विविधता वाला भूभाग पूछे तो कौन सा भौतिक प्रदेश हो जाएगा, थार का मरुस्थल हो जाएगा। इसीलिए साथियों डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने इसे कौन से प्रदेश की संज्ञा दी गई है, अति महत्वपूर्ण साथियों रुक्ष प्रदेश की संज्ञा दी गई है। रुक्ष प्रदेश का मतलब जहां पर साथियों जैव विविधता अधिक पाई जाती है। तो डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद जी ने कौन से भौतिक प्रदेश को रुक्ष प्रदेश की संज्ञा दी गई है, तो आपका उत्तर आना चाहिए थार के मरुस्थल को दी गई है। अच्छा अगली वाली बात करते हैं साथियों, इसका ढलान पूछ ले तो ढलान कौन सी दिशा से कौन सी दिशा की ओर है, अति महत्वपूर्ण है, उत्तरी पूर्वी से दक्षिण पश्चिम की ओर। मतलब कौन सी, ये इस प्रकार से साथियों इसका मरुस्थल का क्या है, ढलान है, यानी कि उत्तरी ये हो गया साथियों और पूर्वी ये हो गया। उत्तरी पूर्वी तो ये दिशा हो गई और ये हो गई साथियों दक्षिणी पश्चिमी। तो उत्तरी पूर्वी से दक्षिणी पश्चिमी की ओर क्या है साथियों, राजस्थान के थार के मरुस्थल का ढलान है। यह आपको साथियों पता होना चाहिए। और अब बात करते हैं थार के मरुस्थल में कौन कौन सी, आज बहुत बेसिक बातें होने वाली है और कल हम साथियों और चर्चा करेंगे। देखिएगा थार के मरुस्थल में सिंचाई के स्रोत किसके द्वारा, यानी कि यहाँ पर सिंचाई किनके द्वारा होती है, नहरों के द्वारा होती है। दो प्रमुख नहर ध्यान रखना, इंदिरा गांधी नहर और गंग नहर द्वारा यहाँ पर सिंचाई होती है। बाकी जब ये टॉपिक आएंगे इंदिरा गांधी नहर, गंग नहर, तब हम इनकी ज़्यादा चर्चा कर पाएंगे। जहाँ पर नदियाँ कौन कौन सी बहती है, घग्गर नदी, लूणी नदी, जवाई नदी, नदियों के बारे में हम चैप्टर अध्ययन करेंगे। और बांध कौन कौन से हैं यहाँ पर, जसवंत सागर बांध जो कि साथियों नया जिला बना है, जोधपुर ग्रामीण में चला गया है। जवाई बांध जो कि साथियों सुमेरपुर पाली में पड़ता है। जवाई बांध को साथियों क्या कहते हैं, मारवाड़ का अमृत सरोवर के नाम से जाना जाता है। ये एक उपनाम जरूर ध्यान रखना, मारवाड़ का अमृत सरोवर किसे कहते हैं, जवाई बांध को कहे जाते हैं। और थार के मरुस्थल में साथियों झील पूछ ले तो कौन कौन सी है, थार के मरुस्थल में झील है
साथियों थार के मरुस्थल में कौन कौन सी झील है, तो याद रखिएगा कोलायत झील है जो कि बीकानेर में है, कायलाना झील है जो कि साथियों जोधपुर में है, और गढ़सीसर झील है साथियों जैसलमेर में। इन झीलों एवं बांधों को साथियों स्थान तो जरूर याद रखना, और भौतिक प्रदेश पूछे तो साथियों कौन सी में हो जाएगी, ये पश्चिमी मरुस्थल के अंतर्गत हो जाएगी। अगर अभ्यारण्य पूछे तो साथियों ध्यान रखना राष्ट्रीय मरु उद्यान जो कि जैसलमेर में है, और ताल छापर जो कि साथियों चूरू में है। एक बात ध्यान रखना, अभ्यारण्य में साथियों कभी भी भय आधा नहीं आता है, भय साथियों पूरा आएगा। अगर भय आधा आ गया तो साथियों शब्द शुद्धि की दृष्टि से गलत माना जाएगा। तो ध्यान रखना अभ्यारण्य जब भी लिखो तो साथियों भय तो पूरा लिखना, और जो अण है वो आधा लिखना, यानी कि साथियों अण के अंदर साथियों स्वर हटा देना। तो अब देखिएगा साथियों जो 11, 12 और 13वें नंबर की बात है, जो साथियों अति महत्वपूर्ण बात है। अगर आपसे पूछ ले कि थार के मरुस्थल में सबसे गर्म स्थान, थार के मरुस्थल में सबसे सूखा स्थान और थार के मरुस्थल में सबसे ठंडा स्थान कौन सा है, गर्म देखा, पूरा सूखा देखा और पूरा साथियों हमने ठंडा देखा, कौन सा है थार के मरुस्थल में सबसे गर्म स्थान कौन सा है, समगांव जो कि जैसलमेर में स्थित है। सबसे शुष्क स्थान कौन सा है, फलोदी जो कि वर्तमान में साथियों क्या बन गया है, जिला बन गया है। और थार के मरुस्थल में सबसे आर्द्र स्थान कौन सा है, रानीवाड़ा सांचौर है। मैं इसके स्टार लगा रहा हूं तीसरे के, क्योंकि साथियों अति महत्वपूर्ण है। अब यहां पर गौर फरमाना, अगर आपसे पूछ ले साथियों नोट करके लिखना। मैं अगर आपसे पूछूं, मैं आपके 3 प्रश्न छोड़ करके जा रहा हूं। 3 प्रश्न ये है। पहला प्रश्न है कि राजस्थान का सबसे गर्म स्थान कौन सा है। साथियों नोट करना कि ये तो थे थार के मरुस्थल के, मैं पूछना चाहता हूं कि राजस्थान का, तो पहला प्रश्न आपके लिए है कि राजस्थान का सबसे गर्म स्थान कौन सा है। दूसरा प्रश्न राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है। तीसरा प्रश्न आपके लिए कि राजस्थान का सबसे आर्द्र स्थान कौन सा है। और चौथा प्रश्न आपके लिए कि राजस्थान का सबसे आर्द्र जिला पूछे तो कौन सा है। साथियों मैंने अभी बताया कि 11वें, 12वें और 13वें नंबर वाली बात अति महत्वपूर्ण है। मैंने क्या बताया कि थार के मरुस्थल का अगर सबसे गर्म स्थान पूछे तो सम उत्तर देना है, और थार के मरुस्थल का सबसे सूखा स्थान पूछे तो फलोदी देना है जो कि वर्तमान में जिला बन गया है। और थार के मरुस्थल का सबसे ठंडा स्थान पूछे तो रानीवाड़ा सांचौर को देना है। सांचौर साथियों जिला बन गया है जिसे राजस्थान का पंजाब कहते हैं। मैंने साथियों आपके लिए 4 प्रश्न छोड़े हैं, कौन कौन से। अगर आपसे पूछे राजस्थान का सबसे गर्म स्थान, दूसरा राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान, तीसरा राजस्थान का सबसे आर्द्र स्थान और चौथा राजस्थान का सबसे आर्द्र जिला, ये 4 प्रश्न साथियों आप कमेंट बॉक्स में उत्तर दे के जाना। जब भी क्लास एंड हो जाए तो आप साथियों कमेंट बॉक्स में उत्तर दे करके जाना, लाइव वाले चैट में उत्तर मत दीजिएगा। तो ये थी साथियों आज की हमारी क्लास जो कि थार के मरुस्थल को लेकर के रही। ये जो कंप्लीट पीडीएफ है साथियों आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। हालांकि मैं कोशिश करूंगा जितना सरल हो साथियों भौतिक प्रदेश के रूप में, जितना सरल समझाया जाए उतना साथियों सरल बताऊंगा। अगर आपको साथियों भौतिक प्रदेश समझ में आ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में एक अच्छा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, और इसकी पीडीएफ आपको तुरंत टेलीग्राम पर मिल जाएगी। और एक बार मेरे कहने से जितनी भी क्लास हुई है एक बार पीडीएफ को जरूर देख लीजिएगा, जिससे आपके मन में संतुष्टि मिले कि आप जो पढ़ा वो आज हमने रिवीजन भी कर लिया है। तो साथियों इसी कड़ी में मैं मिलूंगा अगली वाली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।